Hello students, welcome to Insight Academy Abohar. Myself Parminder Kaur, degree qualification MSc Ed and PhD Biotechnology pursuing है। तो जी मैं आपको आपके मास्टर केडर साइंस के लिए बायोलॉजी, जैसे कि हमको पता है कि हमारी बायोलॉजी को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है विच इज बॉटनी एंड जोलॉजी। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आप लोगों को बॉटनी और जोलॉजी टीच मैं ही करने वाली हूँ। आप लोगों के लिए रचे एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये हमारा डेमो लेक्चर होगा। इस लेक्चर के अंदर हम पूरी करेंगे और कल हम इसके एमसीक्यू करेंगे। उसके बाद रजे हमारे पेड ग्रुप स्टार्ट हो जाएंगे जिसके लिए जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी आपकी किसी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा रजे क्या है कि हमारा एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है जो इस नंबर के ऊपर आप अपना नेम, अपना सब्जेक्ट जैसे कि आपका मास्टर केडर साइंस बायोलॉजी लिख के और अपना जेंडर वेदर मेल है या फीमेल वो सेंड कर सकते हो, ताकि जो भी रजे हमारी एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल्स हों या एमसीक्यू लेक्चर्स के लिंक्स होंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए, आप उसे ज्वाइन कर सकते, ठीक है रजे। तो आज हम अपनी जो फर्स्ट क्लास है उसे स्टार्ट करेंगे। आज हम अपना फर्स्ट जो टॉपिक है जो हमारा +1 बायोलॉजी के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है रजे उसे स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारे टॉपिक का नाम, हमारा जो चैप्टर है वो क्या है रजे? द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। अब रजे इस चैप्टर के साथ साथ एक तो हम थ्योरी करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं वो भी हम सीखेंगे। हमने क्या करना है रजे कि एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर अपने नोट्स तैयार कर लेने हैं ताकि जब भी हमारा एग्जाम नियर बाय हो तो हम क्विकली उन नोट्स की रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर मेरे को पता है रजे आप लोगों को काफी दिक्कत रहती है क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है कि इसके अंदर समझ नहीं आता क्या पढ़े, कैसे पढ़े, एनसीईआरटी में से पढ़े या एनसीईआरटी के बाहर पढ़े। तो रजे मेरा सजेशन आपको यही है कि मास्टर केडर के लिए आप अपनी एनसीईआरटी को ही फॉलो करें कि मोस्टली रजे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो हमारी एनसीईआरटी के बाहर नहीं आते, ठीक है। तो हम अपनी एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हुए चलेंगे। तो अगर हम इस चैप्टर की रजे बात करें तो इस चैप्टर को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैंने 4 अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, ठीक है। तो वो 4 पार्ट कौन से हैं रजे? जैसे फर्स्ट हो गया, सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, दैट व्हाट इज लिविंग। फर्स्ट चीज जो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे वो होगी हमारी व्हाट इज लिविंग, की लाइफ क्या है, किन चीजों को हम लिविंग कहते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज रजे इसके अंदर हमने जो स्टडी करनी है दैट इज टेक्सोनॉमी एंड सिस्टेमेटिक्स Third will be our taxonomic categories. And the fourth and the last one are taxonomic aids. ठीक है रजे। तो पहली चीज क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम कि व्हाट इज लिविंग। सेकेंड चीज जो हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करनी है दैट इज टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। थर्ड चीज होगी रजे हमारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड द फोर्थ थिंग एंड द लास्ट वन इज टेक्सोनॉमिक एड्स। तो इन 4 हिस्सों के अंदर हमने अपने चैप्टर को डिवाइड कर लिया है ताकि हम इसको इजिली समझ सके। तो सबसे पहले अगर हम रजे इसका फर्स्ट पार्ट चूज करें कि लिविंग क्या होता है, हम लिविंग किस चीज को बोलते हैं। हम हमेशा कहते हैं ना कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे बायोस्फीयर के अंदर, सॉरी बायोस्फीयर के अंदर नहीं, कि हमारी एनवायरनमेंट के अंदर, हमारी सराउंडिंग्स के अंदर 2 तरह की चीजें होंगी, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो क्या वो फीचर्स हैं रजे जिसके बेसिस के ऊपर हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब कि कैसे हम बोल सकते हैं कि ये चीज लिविंग है और ये चीज नॉन लिविंग है। तो उसके लिए क्या है, हम कुछ फीचर्स देखते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज जो हम देख रहे हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। उसके अंदर जैसे रजे
सबसे पहले हम क्या चीज देखेंगे, ग्रोथ, कि हम ये देखते हैं अगर कोई चीज है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि वो लिविंग है। क्योंकि अगर रजे कोई भी नॉन लिविंग चीज है, हमने क्या किया, अपने बोर्ड के पास एक डस्टर और एक चौक रखा हुआ है, ठीक है, उसे 1 महीने के बाद देखो, 1 साल के बाद देखो, ये तो नहीं है कि वो डस्टर या चौक का साइज बढ़ जाएगा, वो एज इट इज रहेगा। वहीं पे किसी भी हम अगर प्लांट को देख लें या एनिमल को देख लें, उसे अगर हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे रजे, तो उसके साइज के अंदर हमें डेफिनेटली कुछ फील होंगे, ठीक है। तो हमें लिविंग चीजों के अंदर एक तो ग्रोथ देखने को मिलती है रजे। सेकंड अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या है, बच्चे पैदा करना, से हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो लिविंग चीजें हैं वो अपने जैसे और बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग है उनके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कभी भी नहीं होता, ठीक है। इनको डिटेल में 1 बाय 1 करेंगे रजे। थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है रजे, सिंपली जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस चलती हैं, कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चलती रहती है, उन केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म। द फोर्थ थिंग रजे जो इसके अंदर हमने स्टडी करनी है, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन, कि अपने आप को खुद रेगुलेट करते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग बोल सकते हैं इनको हम। पांचवी चीज है कि कैन सेंस द इन्वायरमेंट। अब ये क्या चीज है रजे, हमारे पास हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उन सेंस ऑर्गन्स के जरिए हम अपने आस पास जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को सेंस कर सकते हैं, क्योंकि लिविंग जो बीइंग्स हैं सिर्फ उन्हीं का ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो हमारे नॉन लिविंग इंडिविजुअल्स सॉरी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो रजे इन चीजों को सेंस नहीं कर पाती। एंड द लास्ट थिंग इज रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस, रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। अब रजे ये दोनों लास्ट वाले जो पॉइंट्स हैं हम एक एग्जांपल के जरिए इनको समझ सकते हैं, जैसे कि सेंस द एनवायरनमेंट। आपको किसी ने थप्पड़ मारा, अगर आप लिविंग हो तो ही आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे को दर्द हुआ है, किसी ने मेरे को थप्पड़ मारा है। तो रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस क्या होगा कि अब उस जो स्टिमुलस है जिसने आपको थप्पड़ मारा है, आप उसको कोई रिस्पॉन्स भी तो दोगे ना। ये तो है नहीं कि आपको थप्पड़ लगा और आप वैसे के वैसे बिल्कुल खड़े हुए हो, या तो आपका फेस टर्न होगा या आपकी आईज ब्लिंक होंगी। तो वो चीजें क्या है रजे कि हमने क्या किया, उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स किया, ठीक है। तो अगर रजे इन 6 पॉइंट्स की बात करें तो हमारे एनसीईआरटी के अंदर हमें सिर्फ 4 दिए हुए हैं, तो हम उन्हीं के ऊपर मेन फोकस करेंगे। अब रजे इनको लर्न करने की अगर ट्रिक की बात करें कि इनको लर्न कैसे रखना है ताकि हमें ये आगे जाके भूले ना चीज, तो रजे इसकी ट्रिक है GRMC, ठीक है। GRMC से आप लोग इसे याद रख सकते हो, G फॉर ग्रोथ, R फॉर रिप्रोडक्शन, M फॉर मेटाबॉलिज्म एंड C फॉर कॉन्शियसनेस। हम लोग कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। तो अब इन सभी पॉइंट्स को रजे हम 1 बाय 1 आगे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने कौन सा पॉइंट किया था अपना, ग्रोथ। ग्रोथ अब क्या है रजे, इन फीचर्स में से कुछ हमारे डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, कुछ हमारे डिफाइनिंग फीचर्स नहीं होते। डिफाइनिंग फीचर्स का मतलब क्या होता है रजे कि जो जिनके बिना लाइफ पॉसिबल है ही नहीं, मतलब अगर कोई चीज लिविंग है तो उसके अंदर वो चीज होगी ही होगी, ठीक है, उनको हम डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। तो अगर हम ग्रोथ की बात करें रजे तो ये सभी लिविंग बीइंग्स का डिफाइनिंग फीचर है। क्या है, सभी लिविंग बीइंग्स का डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। हर एक जो चीज लिविंग है उसके अंदर ग्रोथ होगी ही होगी। अब डिफाइनिंग फीचर हम रजे अकेली ग्रोथ को नहीं बोल सकते, यहाँ पे मैं एक स्पेशल वर्ड यूज करूंगी कि इस चीज को मैं बोल सकती हूँ कि हमारी जो सेलुलर ग्रोथ है, सेलुलर या फिर इंटरनल ग्रोथ,
जो हमारी सेलुलर या फिर इंटरनल ग्रोथ है रजे, वो सभी लिविंग बीइंग्स का डिफाइनिंग फीचर है। कैसे? सपोज करो रजे कि हमारे पास यहाँ पे एक सैंड ड्यून है, ठीक है, रेत का कोई टीला पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, इसके ऊपर धीरे 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 और रेत डिपॉजिट होती, ठीक है, तो रजे साइज तो इसका भी इंक्रीज होगा ना, ग्रो तो ये भी करेगा, लेकिन ये कहाँ से ग्रो कर रहा है? ऊपर से ग्रो हो रहा है रजे, बाहर से एक्सटर्नली ग्रो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो हम लिविंग बीइंग्स हैं, ये तो नहीं है कि हम बाहर से ग्रो करते हैं, हमारे जो अंदर सेल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, वो सेल डिवाइड होते हैं, उसकी वजह से रजे जो हमारी ग्रोथ है वो पॉसिबल होती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो इंटरनल ग्रोथ है वो सभी लिविंग बीइंग्स का एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है रजे, क्लियर हुआ इतना? सेकंड, अगर हम अब इसी के अंदर बात करें रजे कि हमारे पास दो तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं, हमें पता है कौन कौन से। एक तो होंगे हमारे पास मल्टी सेलुलर, दूसरे होंगे रजे यूनिसेलुलर। अब होगा क्या रजे, जो तो मल्टी सेलुलर है उनके अंदर तो क्या है, जो हमारी ग्रोथ होगी, तो क्या होगा, हमारी ग्रोथ होगी, और जो हमारी रिप्रोडक्शन होगी, जो हमारी रिप्रोडक्शन होगी, ये दोनों क्या होंगे, सेपरेट होंगे। ये नहीं है कि अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो हमारी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साइड बाय साइड हो रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन रजे जो यूनिसेलुलर हैं उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये दोनों रजे सेम होंगे। कैसे? अब हमें पता है कि कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनि मतलब सिंगल, सेलुलर मींस सेल से बना हुआ, तो जो एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है रजे, उसने क्या करना है, अपने एक ही सेल को यूज करके अपनी लाइफ के सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट करना है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जब वो छोटा है पहले, बाद में रजे क्या हुआ, जब उसकी ग्रोथ होगी, जब उसकी ग्रोथ होगी रजे, तो ग्रोथ के टाइम पे क्या होगा, इसका सेल जो है वो डिवाइड कर जाएगा टू के अंदर। तो ये दो अलग अलग इंडिविजुअल्स को हम बोल सकते हैं कि रिप्रोड्यूस कर लेता है। ये फॉर्म वैसे किसकी है, हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ पे हमने बात इसलिए की है रजे कि यूनिसेलुलर के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सिमिलर चलते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग होते हैं। क्योंकि मल्टी सेलुलर जैसे रजे हम एनिमल्स की या ह्यूमंस की बात करें तो उनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक वो अपनी प्यूबर्टी की एज को अटेन नहीं कर लेते। लेकिन जो ग्रोथ है रजे, वो क्या है, जस्ट आफ्टर द बर्थ, नॉट आफ्टर द बर्थ, इवन इन द मदर वॉर्म, मदर की बॉडी के अंदर ही ग्रोथ तो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो इंडिविजुअल की रिप्रोडक्शन है रजे, वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल कब होता है, जब वो एक प्यूबर्टी की एज पे आ जाता है, उसकी बॉडी के अंदर जो गैमीट्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो मेन चीज हमने यहाँ पे ये याद रखनी है रजे कि जो ग्रोथ है वो हमारा एक डिफाइनिंग फीचर है। तो सेकंड, अब यहाँ पे जब जो हमने बात करनी है वो हमारी बात होगी, जो हमने सेकंड फीचर पढ़ा है, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है रजे, सिंपली अगर बोलूं तो बच्चे पैदा करना, मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो पेरेंट्स हैं वो अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने ही जैसे बच्चों को आगे बर्थ देते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोल देते हैं, ठीक है। अब रजे जो रिप्रोडक्शन है ना, ये थोड़ी यहाँ पे चौंकाने वाली बात है कि जो रिप्रोडक्शन है ये हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। अब आप बोलोगे कि मैम ये चीज कैसे पॉसिबल है
कि अगर कोई चीज लिविंग है और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। इसकी वजह मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें म्यूल की, म्यूल क्या होता है रजे? खच्चर जिसको हम बोलते हैं। जो खच्चर होती है उसको हम म्यूल बोलते हैं। तो जो ये म्यूल है रजे, ये बनता कैसे है, इसका बर्थ कैसे हुआ? कि क्या था हमारे पास, एक फीमेल हॉर्स थी, फीमेल हॉर्स, और जो मेल था रजे वो क्या था? डोंकी। और मेल क्या था? डोंकी। इन दोनों की हमने क्या की रजे? इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करवाई। क्या करवाया हमने? इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करवाई। अब इस चीज का मतलब क्या है रजे? ये हमारे +2 के चैप्टर के अंदर हमें ये वर्ड दिया हुआ है दैट व्हाट इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक, इंटर मतलब और स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि हमने दो अलग अलग स्पीसीज ली, उन स्पीसीज से एक हाइब्रिड क्रिएट किया। पहली स्पीसीज हमारी हॉर्स की थी, दूसरी स्पीसीज रजे हमारी डोंकी की थी। उन दोनों से हमने एक हाइब्रिड बनाया लैब के अंदर, जिससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ? ये म्यूल। अब जो ये म्यूल होगा रजे, ये स्टेराइल होता है। स्टेराइल का क्या मतलब है? जो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल नहीं होता। ये आगे फर्दर रिप्रोड्यूस करके म्यूल्स को बर्थ नहीं दे सकता। जब भी हमने म्यूल्स को प्रोड्यूस करवाना है तो हमें विद द हेल्प ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन ही उनकी जो प्रोडक्शन है वो करवानी पड़ेगी। ठीक है, एक एग्जांपल ये हुई। सेकेंड एग्जांपल रजे मैं अगर बात करूं वर्कर बीज, वर्कर बीज की, जो बी हाइव होता है हमारा, मधुमक्खियों का छत्ता होता है, उसके अंदर 3 तरह की बीज हम पढ़ते हैं। 2 तरह की तो फीमेल्स होती हैं, एक तो होगी क्वीन बी, दूसरी होंगी रजे वर्कर बीज, और थर्ड हमारे ड्रोन्स होते हैं। तो उस हाइव के अंदर रजे, उस छत्ते के अंदर जितनी भी वर्कर बीज होंगी, ये सारी की सारी स्टेराइल होती हैं, ये रिप्रोडक्शन शो नहीं करती। ठीक है, रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ उस हाइव की जो क्वीन बी है वही रिप्रोडक्शन शो करती है। बाकी जो ये वर्कर बीज है रजे, ये स्टेराइल होती हैं, ये रिप्रोडक्शन शो नहीं करती। इसके अलावा रजे अगर थर्ड हम ह्यूमंस के अंदर भी बात करें, बहुत सारे स्टेराइल कपल्स होते हैं जो क्या है, नेचुरली बच्चों को बर्थ देने के कैपेबल नहीं होते। तो जो ये तीनों एग्जांपल्स हैं रजे, ये क्या प्रूव कर रही हैं? कि आप लिविंग हो सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप रिप्रोडक्शन शो करो। आप रिप्रोड्यूस कर भी सकते हो, आप रिप्रोड्यूस नहीं भी कर सकते। तो इस वजह से जो रजे रिप्रोडक्शन है, ये हमारा लाइफ का, हमारी लिविंग का एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? नाउ अवर थर्ड पॉइंट इज रजे मेटाबॉलिज्म। The third point is metabolism. मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें रजे, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। लगातार हमारी बॉडी के अंदर रजे कुछ ना कुछ नया प्रोड्यूस होता रहता है, और कुछ जो पुराना है उनकी ब्रेक डाउन होती रहती है। ठीक है, तो अगर बात करें, हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं। या तो रजे 2 चीजों को मिला के कोई नई चीज जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, या किसी एक चीज को अगर मैं बात करूं, हमने उसकी ब्रेक डाउन कर दी, कि ब्रेक डाउन किन्हीं 2 चीजों में आगे हो। तो ये 2 रिएक्शन। अब ये क्या हमें बता रही है रजे, कि यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 चीजों को कंबाइन करके किसी बड़ी चीज को प्रोड्यूस किया है, और यहाँ पे हमने किसी बड़ी चीज को तोड़ दिया है उसके छोटे छोटे पीसेस के अंदर, उसके छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। जैसे रजे ब्लॉक्स होते हैं स्टूडेंट्स के, आजकल जो बच्चे हैं ब्लॉक से खेलते हैं छोटे छोटे, तो क्या है, एक रिएक्शन तो है कि जब वो ब्लॉक से कुछ बना रहे हैं, ठीक है, वो हमारी ये पहले वाली रिएक्शन होगी। और दूसरी, जब ब्लॉक्स बना के बोर हो गए, अब उन ब्लॉक्स को तोड़ दिया। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट वाली रिएक्शन है ना रजे,
इसको मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि चीजों का जुड़ना, जिसे मैं बोलूंगी एनाबॉलिज्म। और चीजों का टूटना, जो हमारी सेकेंड रिएक्शन है, वो है रजे हमारी कैटाबॉलिज्म। तो हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर, मेटाबॉलिज्म क्या है, जो कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, उनको कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म का नाम दे देते हैं। ठीक है, उस मेटाबॉलिज्म के अंदर रजे दो तरह की रिएक्शंस आती हैं, एक होती है एनाबॉलिज्म, दूसरी होगी कैटाबॉलिज्म। अब रजे दोनों के अंदर क्या फर्क है? एक तो चीज है कि बच्चा ब्लॉक्स बना रहा है, तो उसकी एनर्जी उसमें क्या होगी, यूज होगी, कि उसको अपना ब्रेन यूज करना पड़ रहा है कि हाँ इस ब्लॉक के ऊपर कौन सा आएगा, इसको मैं कैसे अरेंज करूं कि मेरा ब्लॉक कंप्लीट हो जाए। तो दैट मीन्स उसके अंदर रजे क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी यूज हो रही है। तो जो हमारी एनाबॉलिज्म की रिएक्शंस होती हैं, इसमें जो एनर्जी है रजे, वो कंज्यूम होती है, यूज होती है। और अगर कैटाबॉलिज्म की बात करूं कि ब्लॉक को तोड़ना है, सीधा हाथ मारा, बने बनाए तोड़ दिए, तो उसमें रजे क्या है, जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, हम उसमें एनर्जी को कंज्यूम या यूज करते, उसके अंदर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो अब रजे जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, ये भी हमारा एक डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन यहाँ पे रजे एक बात समझने वाली है कि अब जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, अगर हम रिएक्शंस की ही बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो तो हमारी केमिस्ट्री की लैब के अंदर भी होती हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करते हैं, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस करते हैं, जिसमें हमारे जो बहुत सारे रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं वापस से रिएक्टेंट्स के अंदर। तो वो चीज रजे लिविंग का हिस्सा नहीं है। डिफाइनिंग फीचर हमारा कौन सा मेटाबॉलिज्म है, हमारा सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जो हमारे सेल के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, उसको हम अपना डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे कि जो सारे लिविंग बीइंग्स के अंदर होगा। कोई भी ऐसा लिविंग बीइंग नहीं है रजे जिनकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो कैरी आउट नहीं होता। तो आई होप रजे ये पहले वाले जो तीनों पॉइंट्स हैं ये आप लोगों को क्लियर होंगे। उसके बाद रजे हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, अब कॉन्शियसनेस क्या चीज है? जब आप बेहोश हो जाते हैं तो बोल देते हैं कि ये अनकॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस का मतलब क्या है कि उसको कुछ पता ही ना चलना कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे एक आप कॉन्शियस हो, ठीक है, आप एक्टिव हो, आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो पता चलेगा। अगर आप बेहोश हो गए, बेहोश हुए हुए किसी ने थप्पड़ मारा तो नहीं पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो जो ये कॉन्शियसनेस है रजे, इसका मतलब क्या है, फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सेंसिंग द एनवायरमेंट, कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज हो रहा है वो हमें पता चले। ठीक है, उस चीज को हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि मैम इसके अंदर चलो हमने मान लिया कि जो एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कॉन्शियस है, उनको थप्पड़ मारा पता चला, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो कैसे कॉन्शियस है? रजे वो भी कॉन्शियस होते हैं, लेकिन वो अपने तरीके से होते हैं। जैसे अगर हमने एक प्लांट को किसी बंद कमरे के अंदर रखा हुआ है और सिर्फ एक वहां पे पॉइंट है जहां से जो सनलाइट है वो एंटर हो रही है, तो रजे वो उस सनलाइट को सेंस करेगा, वो उस सनलाइट की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को सनलाइट यहाँ से मिल रही है। तो जितने भी हमारे लिविंग बीइंग्स हैं, वेदर दे आर एनिमल्स और प्लांट्स, सबके अंदर रजे जो कॉन्शियसनेस है वो प्रेजेंट होती है। तो इसके लिए हम इसे भी अपना डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं, डिफाइनिंग फीचर। तो रजे हमने तीन डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से पढ़े? सबसे पहले हमारा जो ग्रोथ है वो हमारा डिफाइनिंग फीचर है। सेकेंड चीज हमारा मेटाबॉलिज्म हमारा डिफाइनिंग फीचर है। एंड थर्ड थिंग इज कि हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो भी हमारा डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन अगर हम अपनी रिप्रोडक्शन की बात करें, तो जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग बीइंग्स का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो इसके ऊपर रजे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई तीन और दे दिए और ये पूछ लिया कि इनमें से डिफाइनिंग फीचर कौन सा है कौन सा नहीं है,
ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि चारों में से जो 3 है वो हमारे डिफाइनिंग फीचर है और सिर्फ एक जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग बींग्स का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो होप रजे इतना आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में लिविंग बीइंग्स की डेफिनेशन दी है। लिविंग बीइंग्स की जो डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी हुई है उसमें क्या लिखा है रजे कि लिविंग बीइंग्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अब आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ आ जाएगी। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग systems which are able to sense the environment। ठीक है रजे, तो अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है? सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन। इवॉल्विंग का मतलब क्या हो गया रजे? ग्रोथ। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब मेटाबॉलिज्म। एंड आर एबल टू सेंस द एनवायरमेंट मीन्स कि दैट दे आर कॉन्शियस। तो समझ आई कि लिविंग बीइंग्स क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, दैट मीन्स वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इवॉल्विंग है मतलब ग्रोथ शो कर सकते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग है, दैट मीन्स उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। और ऐसे सिस्टम्स हैं जो अपनी इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं, जो कि अपनी इन्वायरमेंट को लेके कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, तो होप ये डेफिनेशन अब आपको यहाँ पे क्लियर होगी। ये जो लिविंग बीइंग्स की डेफिनेशन है रजे, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है आप लोग। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, जो हमने इनको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। अब चलते हैं रजे चैप्टर के सेकेंड पार्ट के, जो क्या है हमारा? टेक्सोनॉमी एंड सिस्टेमेटिक्स। अब क्या चीज है रजे, यहाँ पे हम एक बात कर सकते हैं कि आप टेक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स को कैसे समझ सकते हैं। देखो, सपोज करो कि आप ना किसी गार्डन में घूमने चले गए, गार्डन क्या, आप किसी जंगल में चले, ठीक है, वहां पे आपने कोई नया सा क्रिएचर देखा, कोई नया सा आपने एनिमल देखा जो लगा लो रजे की जिब्रा की तरह दिखता था। ठीक है, आपने क्या किया, आपने देखा कि ये कुछ मेरे को नया लग रहा है और आपके दिमाग में वो साइंटिस्टों वाली क्यूरियोसिटी थी कि मेरे को इसका पता लगाना है ये क्या चीज है। ठीक है, आपने रजे क्या किया कि उसको उठाया और किसी साइंटिस्ट के पास ले। ठीक है, अब वो साइंटिस्ट क्या करेगा, उसके लिए भी वो नया है, उसने अब ये देखना है कि आपने उसको ये बोला कि सर मेरे को ये पता करना है कि ये चीज क्या है जो मैं पकड़ के लाया हूँ, मेरे को इस चीज की क्यूरियोसिटी है कि मैंने जानना है इसकी। ठीक है, अब रजे जो टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं, ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है रजे, ऐसे ही नहीं बन जाते। प्रॉपर साइंटिफिक लेवल, पूरी साइंटिफिक स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद जो ये टेक्सोनॉमिस्ट है ये बनते हैं। तो जो टेक्सोनॉमिस्ट है रजे वो क्या करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस चीज का पता करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, उसके एक्सटर्नल फीचर्स देखोगे। एक्सटर्नल फीचर्स क्या मतलब, आप ये देखोगे कि हाँ इसकी 4 टांगे हैं, इसकी 2 आंखें हैं, इसकी एक पूंछ है, इसके दांत बड़े हैं या छोटे हैं, किस तरह के हैं। तो वो चीज, उस चीज को रजे हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले आप उसकी क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन करोगे। क्या करोगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होगी रजे, आइडेंटिफिकेशन को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि आपने उसकी एक करेक्ट डिस्क्रिप्शन दे देनी है। क्या करोगे आप उस ऑर्गेनिज्म की एक करेक्ट डिस्क्रिप्शन दे दो, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपने ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिए कि इसके अंदर ये वाली जो चीजें हैं
की आउटलुक के अंदर वो मेरे को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद रजे सेकंड के ऊपर आप क्या करोगे, अब आपने क्या करना है, उस चीज का कोई नाम रख ले। ठीक है, आप क्या करोगे, उस चीज का कोई नाम रख लोगे जिसे हम बोलेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में अब आपने क्या करना है रजे, ये नहीं है कि मैंने उसका अपनी मर्जी से कोई नाम रख लिया जो किसी और को पता नहीं है। सपोज करो जो मैं चीज स्टडी कर रही हूँ वो किसी दुनिया के और कोने में भी किसी ने उसी चीज के ऊपर स्टडी की है, तो जो ये नॉमेनक्लेचर के अंदर अजय हमने नाम लेना है ना, वो नाम साइंटिफिक नाम होना चाहिए। हम उसकी साइंटिफिक नेमिंग करेंगे। साइंटिफिक नेमिंग करेंगे मतलब क्या है रजे, कि उसको कुछ ऐसा नाम देंगे कि जो दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, अगर आप उस चीज का वो नाम लोगे तो उसका वही नाम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये नहीं है कि हमारी रीजन में उसे कुछ और बोलेंगे, दूसरे में कुछ और बोलेंगे, वो तो रजे उसके कॉमन नेम हो गए, या हम उसके लोकल नेम बोल सकते हैं। लेकिन साइंटिफिक नेमिंग क्या है, तो टेक्सोनोमिस्ट ने या साइंटिस्ट ने उनको असाइन कर दिए और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी जो नेमिंग है वो सेम रहेगी। हमने पहले क्या किया रजे, उसकी आइडेंटिफिकेशन कर ली, ये देख लिया कि उसके अंदर क्या क्या कुछ प्रेजेंट है, उस चीज को नोट डाउन करके उसको उसके बाद एक नाम दे दिया, उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया। ठीक है, तो थर्ड चीज अब जो हमने इसके अंदर करनी है वो होगी रजे हमारी क्लासिफिकेशन। वो होगी हमारी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने अब क्या करना है कि हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं जो पहले से बनी हुई हैं, उन कैटेगरीज के अंदर हमने इसको रख देना है। ठीक है, वो कैटेगरीज हम इनको क्यों असाइन करते हैं, क्योंकि रजे देखो इतनी सारी लिविंग चीजें, अगर हम उनको कैटेगरीज के अंदर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड ना करके रखें तो इतनी लिविंग क्रिएचर्स का अकेले अकेले के फीचर्स स्टडी करने, उनको याद रखना, उनको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए जैसे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि उनको ग्रुप्स उनके बना देते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर जो सिमिलर कैरेक्टर्स वाले इंडिविजुअल्स हैं उनको हम प्लेस कर देते हैं। तो ऐसी चीज को रजे क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास ऑलरेडी कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं, उनके अंदर हमने इस इंडिविजुअल को रख देना है। तो क्या करेंगे, पुटिंग द ऑर्गेनिज्म, putting the organism in proper taxon। टैक्सोन रजे सिंगुलर, प्लूरल को टैक्सा। टैक्सा क्या चीज है, कैटेगरी, कैटेगरी को ही टैक्सा बोलते हैं। तो उसकी एक प्रॉपर कैटेगरी के अंदर हम रख देंगे। जैसे रजे सपोज करो कि हमें उसके जो करेक्टर्स थे वो मिलते जुलते लगे एनिमल्स के साथ, तो हमने उसको किंगडम कौन से के अंदर रख दिया, किंगडम एनिमिलिया। एनिमिलिया के अंदर मैंने ये देखा कि उसके पास उसकी वर्टिब्रल कॉलम है, तो जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होती है वो किस फाइलम के अंदर आते हैं, कॉर्डेटा। तो उसका फाइलम क्या हो गया रजे, कॉर्डेटा। और इसके अंदर जो उसकी क्लास थी वो क्लास मैंने उसको कौन सी दी, रेप्टाइला, रेप्टाइलिया, बिकॉज उसके फीचर्स रेप्टाइल्स के साथ रिजेंबल करते थे। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया रजे, पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन की, फिर उसका नॉमेनक्लेचर किया एंड देन उसको एक प्रॉपर टेक्सा के अंदर, एक प्रॉपर कैटेगरी के अंदर उसको क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, तो जो अभी ये पढ़ा है रजे, इससे हमें क्या पता चला है कि हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो टेक्सोनोमी है वो क्या चीज है। टेक्सोनॉमी क्या चीज है, तो जो अभी हमने पढ़ा है रजे उसी से हमें ये इजीली पता चल जाएगा कि हम टेक्सोनॉमी को बोल सकते हैं कि टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, या टेक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल को मैं लिख सकती हूँ प्रोसीजर, थ्योरी एंड प्रोसीजर किस चीज का, जो अभी पढ़ी है हमने, ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ऑफ आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड चीज क्या की है हमने, नॉमेनक्लेचर,
nomenclature, and the third thing is classification of organism. तो अब समझ आई रजे कि क्या बात की है मैंने इस डेफिनेशन के अंदर. ये डेफिनेशन आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए रजे कि टेक्सोनॉमी किसको बोलते हैं. टेक्सोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी साइंस, एक हमारी साइंस का ऐसा पार्ट जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की थ्योरी और उसकी प्रैक्टिकल को स्टडी करते हैं. उस चीज को, उस पूरी स्टडी को हम टेक्सोनॉमी बोल देते हैं. ठीक है. इसी के अंदर जो इसका दूसरा पार्ट था, इसी के अंदर जो दूसरा हमने इसका स्टार्टिंग में पार्ट पढ़ा था, दैट इज सिस्टेमैटिक्स. अब सिस्टेमैटिक्स क्या है रजे? पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं. सिस्टेमैटिक्स की बात करें तो सिस्टेमैटिक्स क्या है? एक साइंस लिखें पहले. ये क्या चीज है? Systematic is the science of studying evolutionary relationship between कैटेगरीज. कैटेगरीज को मैंने क्या बताया था, क्या बोलते हैं? टेक्सास या फिर टेक्सन. तो क्या है रजे, जब हम अलग अलग कैटेगरीज के बीच में, अलग अलग टेक्सास के बीच में एक लिंक ढूंढते हैं. लिंक का क्या मतलब है कि हम उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं. एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है रजे? कि हम ये देखते हैं कि उनके जो एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स मतलब जो उनके पूर्वज थे, उनके दादा परदादा, कहीं ना कहीं वो आपस में रिलेटेड हैं. वो रिलेटेडनेस शो कर सकते हैं या शो नहीं कर रहे. ठीक है. यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं रजे हम. देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और ये एग्जांपल ट्रू है. ये मत सोचना कि मैम अपनी तरफ से बता रहे हैं. ये एक ट्रू एग्जांपल है रजे कि जैसे सबसे पहले फिशेस बनी. ठीक है. सबसे पहले क्या बनी? फिशेस. इन फिशेस से रजे क्या बने? एम्फीबियंस बने. एम्फीबियंस क्या होते हैं रजे? जो लैंड पे रह लेते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए जिनको पानी की जरूरत पड़ती है ना. फिशेस वो थी जो बिल्कुल पानी में रहती हैं. फिशेस से क्या बने रजे? एम्फीबियंस बने. एम्फीबियंस में से कुछ एम्फीबियंस जो थे वो क्या बन गए रजे? रेप्टाइल्स बन गए, कि जिनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की कोई जरूरत नहीं थी. ठीक है. सबसे पहले रजे फिशेस बनी, फिशेस से एम्फीबियंस बने, एम्फीबियंस से आगे रेप्टाइल्स बने. और इंटरेस्टिंग बात ये है रजे कि बाद में इन रेप्टाइल्स से बर्ड्स और मैमल्स बने. बर्ड्स और मैमल्स बने. ठीक है. तो क्या है रजे? फिशेस से क्या बने? एम्फीबियंस बने. एम्फीबियंस से क्या बने? रेप्टाइल्स बने. और रेप्टाइल्स से क्या बने हमारे पास? बर्ड्स और मैमल्स बने. ठीक है. तो ये क्या है रजे कि अब अगर हम इनकी आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होंगे. क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिराइव होके आगे आए हैं. तो ऐसी रिलेशनशिप्स को हम क्या बोलते हैं रजे? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. और जब हम इन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं उस चीज को हम क्या बोल देते हैं रजे? सिस्टेमैटिक्स. तो आई होप रजे की जो सेकंड पार्ट था हमारा विच इज टेक्सोनॉमी एंड सिस्टेमैटिक्स, वो भी आपको क्लियर हुआ है. अब हमारा जो थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का विच इज टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, इसे हम स्टडी करेंगे. टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को स्टडी करेंगे. इसके अंदर अब हम क्या देखें? टेक्सा या टेक्सोन, मैंने आपको पीछे क्या बताया रजे? क्या होती हैं? कैटेगरीज होती हैं.
अलग अलग कैटेगरीज जिनके अंदर हम क्या करते हैं, अपने जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं, उनको उनके सिमिलर फीचर्स के अकॉर्डिंग उस ग्रुप्स के अंदर, उस टेक्सा के अंदर, उस कैटेगरी के अंदर हम डाल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल रजे कितनी कैटेगरीज हैं? 7। उन 7 कैटेगरीज को अगर हमने स्टडी करना हो तो देखो, यहाँ पे रजे सबसे ऊपर बैठा हुआ है किंग। किंग कहता है मैं तो राजा हूं, फर्स्ट पे ही बैठूंगा। फर्स्ट है रजे किंगडम। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी होगी किंगडम। इसके नीचे रजे हमारे पास आती है फाइलम या फिर डिवीजन। फाइलम या फिर डिवीजन। उसके नीचे आएगी रजे हमारे पास क्लास। क्लास के नीचे ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, एंड द लास्ट वन इज रजे स्पीसीज। ये 7 कैटेगरीज हैं हमारे पास जो हमें याद रखनी है। अब इनको याद रखने की रजे एक ट्रिक है, क्यों? क्योंकि ये हमें इसी ऑर्डर के अंदर ही याद रखनी होती है। तो वो क्या है ट्रिक रजे, वो देखते हैं। वो ट्रिक है किंग्स पीपल डाइड cause of 5 green snakes। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक है कि किंग्स पीपल डाइड कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक्स। तो रजे के से हमारे पास क्या आया? यहाँ पे हमारे पास आ गया किंगडम। ठीक है, के से हमारे पास आ गया यहाँ पे किंगडम। ठीक है, पी से फाइलम, डी से डिवीजन, सी से रजे क्लास, ओ से हमारे पास ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर के बाद एफ से फैमिली, ग्रीन से जीनस एंड एस से स्पीसीज। तो ऐसे हम याद रख लेंगे कि हमारा किंग्स पीपल डाइड कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक्स है। मतलब रजे पहले हमारा किंगडम, फिर फाइलम और डिवीजन, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीसीज। एक चीज रजे आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे कि हमने यहाँ पे 2 चीजें लिखी हैं, फाइलम और डिवीजन। इनको और डाल के क्यों लिखा है? इनको एक ही सिमिलर चीज था, क्योंकि फाइलम रजे हम यूज करते हैं एनिमल्स को कैटेगराइज करने के, फॉर एनिमल्स, और जो हमारी डिवीजन है इसको हम यूज करते हैं फॉर प्लांट्स। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है रजे, ये हमारी सातों की सातों कैटेगरीज है। ठीक है, फाइलम किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। और एक चीज और रजे, अब ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, हमारे ग्रुप्स क्या होते जा रहे हैं? छोटे होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे ग्रुप्स छोटे होंगे, जो उनकी मैचिंग कैरेक्टर्स हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। मतलब क्या है? स्मॉलर द ग्रुप larger will be the matching character. ठीक है, तो आई होप रजे ये आपको क्लियर हुआ होगा। इस चीज का मतलब क्या है कि जो किंगडम के अंदर जितने करेक्टर्स मैच हो रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा रजे स्पीसीज के अंदर मैच हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास जो हमारी इन कैटेगरीज के ग्रुप्स हैं वो छोटे होते जाएंगे, वैसे वैसे जो हमारे करेक्टर्स हैं वो ज्यादा मैच होते जाएंगे उन ऑर्गेनिजम्स के आपस में। ठीक है, तो चलो रजी, लास्ट जो हमारा रह गया है इसका टॉपिक टेक्सोनॉमिक एड्स, क्योंकि आज हमें इस चैप्टर को खत्म करना है ताकि कल हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सके। तो लास्ट वन इज टेक्सोनॉमिक एड्स। और इस चैप्टर को रजे बहुत स्लोली मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि चैप्टर सिंपल है, और मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर इसको करवा दिया है। फिर भी रजे अगर कोई भी डाउट हुआ इस चैप्टर के अंदर तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके वो डाउट मेरे से क्लियर कर सकते।
ठीक है। तो टेक्सोनोमिक एड्स, अब इसके बारे में पढ़ना है रजे। एड्स का मतलब क्या होता है रजे? एड किस चीज को बोलते हैं हम? हेल्प। अब हमने क्या करना है, चीजों को कैटेगराइज करना है। आप तो जिब्रा पकड़ के ले आए, पता भी नहीं वो जिब्रा था कि क्या था। अब क्या था कि वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने तो रजे उसको एक प्रॉपर कैटेगराइज करना था ना, एक प्रॉपर कैटेगरी के अंदर असाइन करके उसको रखना था, ताकि फ्यूचर के अंदर जब भी किसी को वो जानवर दिखे तो उसको पता चल जाए कि ये वो जानवर है। ठीक है। तो उसके लिए रजे वो क्या करते हैं, किन्हीं चीजों की हेल्प लेते हैं, किन्हीं एड्स को यूज करते हैं। उन एड्स को हम टेक्सोनोमिक एड्स बोल देते हैं। जो ये एड्स हैं हमारी रजे, ये फर्दर आगे दो टाइप की, तो ये एड्स हैं ये दो तरह की हो सकती हैं। एक हो सकती है रजे नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, और सेकंड हो सकती है हमारी लिविंग। ये एड्स दो तरह की हो सकती हैं, लिविंग एड्स एंड नॉन लिविंग एड्स। अब रजे हमारे पास जो लिविंग सॉरी नॉन लिविंग एड्स हैं, इनके अंदर हम क्या चीजें, दो चीजें ले सकते हैं। पहली चीज इसके अंदर हम लेंगे हर्बेरियम। बहुत सिंप्लीफाइड करके समझाऊंगी रजे, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक जो एड्स वाला है ना, इसमें तो बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों। हर्बेरियम, और सेकंड चीज है रजे हमारे पास यहाँ पे म्यूजियम। अब हर्बेरियम क्या है रजे? हर्ब, हर्ब हमें पता है प्लांट से रिलेटेड है। तो हर्बेरियम क्या होती है? एक शीट होती है, एक पेपर की शीट होती है, जिसके ऊपर वो क्या करते हैं कि प्लांट को ड्राई करके पेस्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं रजे? वो एक प्लांट को ड्राई करके उस पेज के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। और जो ऐसी ही शीट्स हैं, ऐसी काफी सारी शीट्स रजे हमें हर्बेरियम के अंदर मिल जाती हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जितनी भी प्लांट की स्पीसीज डिस्कवर हुई हैं, उनकी ये जो शीट्स हैं, ये बनके हमें हर्बेरियम के अंदर स्टोर की हुई हैं। वहां से हम इनको रिकवर कर सकते हैं कि अगर हमने कोई नया प्लांट देखा है तो क्या करेंगे, हम हर्बेरियम में जाएंगे, उसके साथ जो मिलते हुए करेक्टर्स हैं उनके वाली शीट लेंगे और उससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। अब इस हर्बेरियम शीट पे क्या कुछ होता है रजे, आप इधर लिखेंगे कि हर्बेरियम शीट के ऊपर क्या होता है। पहले तो हमने देख लिया कि एक फ्राई करके उसके ऊपर क्या किया होता है, वो पेस्ट कर देते हैं उस प्लांट को। उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशंस दी होती हैं उस प्लांट के रिलेटेड। जैसे सबसे पहले एक तो रजे डेट लिखी होती है कि कब उस प्लांट को लिया गया था, प्लेस लिखी होती है कहाँ से लिया गया था। ठीक है। थर्ड चीज, किसने उसको कलेक्ट किया था, किसने उसको कलेक्ट किया था। फोर्थ चीज जो होती है रजे, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। फिफ्थ चीज होगी रजे कि उसका कॉमन नेम क्या है जो सब लेते हैं। देन रजे उसका लोकल नेम क्या है, जिस रीजन से वो ली गई है उस जगह पे उसको क्या बोलते हैं। और लास्ट चीज जो उसके ऊपर लिखी होती है वो होती है उसकी डिस्क्रिप्शन, कि उसके करेक्टर्स के बारे में क्या कुछ पढ़ा गया है, क्या कुछ उसके अंदर स्टडी किया गया है, उसमें क्या कुछ मिला है। उस सारे का जो निचोड़ है वो यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हो। तो हर्बेरियम क्या होती है रजे, एक पेपर की शीट होती है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्लांट को ड्राई करके उसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं, और उस शीट के ऊपर रजे उसकी डेट, प्लेस, किसके द्वारा वो कलेक्ट की गई है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका कॉमन नेम क्या है, लोकल नेम उसका क्या है, और उसकी डिस्क्रिप्शन दी होती है। ऐसी शीट को, जहाँ पे ये सारी शीट्स पड़ी होती हैं, उसको हम हर्बेरियम बोल देते हैं, और इस शीट को हम हर्बेरियम शीट बोलते हैं। उसके बाद अगर रजे म्यूजियम की मैं बात करूं, म्यूजियम के अंदर आपको क्या कुछ मिलेगा। एक तो डेड एनिमल्स, सेकेंड चीज आपको मिलेगी रजे डेड प्लांट्स, थर्ड चीज आपको मिल सकती है स्टफ्ड एनिमल्स, स्टफ्ड एनिमल्स, और लास्ट जो चीज होगी रजे वो होगी इंसेक्ट बॉक्सेस।
मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ आपको म्यूजियम के अंदर मिलता है। अब रजे रखे कैसे जाते हैं, इनको प्रिजर्व कैसे किया जाता है। डेड प्लांट्स तो हमें पता है कि इनको ड्राई करके प्रिजर्व कर लेंगे। एनिमल्स की अगर बात करें रजे, तो जैसे हम अपने स्कूल्स के या कॉलेजेस के अंदर लैब्स देखते हैं, तो वहां पे बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखा होता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के सोल्यूशन के अंदर इनको प्रिजर्व करके रख लेते हैं। ठीक है, स्टफ्ड एनिमल्स होते हैं रजे, जिनके अंदर से सारे ऑर्गन्स रिमूव करके उनके अंदर कॉटन की स्टफिंग करके रख ली जाती है, उनको स्टफ्ड एनिमल्स बोलते हैं। और इंसेक्ट बॉक्सेस क्या होते हैं, इनके अंदर जो डेड इंसेक्ट्स होते हैं उनको ड्राई करके पिन कर लिया जाता है। मतलब आप सपोज करो कि बॉक्स के अंदर कोई थर्मोकोल जैसी चीज है, उसके ऊपर हमने इन इंसेक्ट्स को ड्राई करके पिन कर लिया। ठीक है, लास्ट चीज आ जाती है रजे हमारे पास अब जो लिविंग है, कि लिविंग के अंदर हमारे पास कौन कौन सी एड्स हैं, कौन कौन सी हेल्प्स हैं। तो रजे इसके अंदर एक तो हमारे पास आ जाएंगे हमारे बोटेनिकल गार्डन्स, और सेकंड आ जाएंगे जूलॉजिकल पार्क। जू नाम से क्लियर है, जू मतलब जिसके अंदर एनिमल्स होंगे, और बॉटनी वर्ड हमें पता है बोटेनिकल के अंदर प्लांट्स हो। इनके अंदर रजे लाइव लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स को प्रिजर्व, मतलब प्रिजर्व हम बोल सकते हैं कि जैसे आपको सारी स्पीसीज जो हैं वो यहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स की देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो प्लांट्स हैं। अगर आपको प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर विजिट कर सकते हो, एनिमल्स के लिए चाहिए तो आप जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर जाओ। ठीक है रजे, ये तो हुई दो मेन टेक्सोनॉमिक एड्स। एक इसके अंदर रजे की होती है जो लास्ट है, एंड विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन सी है रजे, की क्या होती है, अब चाबी। की के अंदर रजे क्या होता है कि आपको ना दो दो स्टेटमेंट्स दी होती है, और इन हर एक स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, कपलेट। इन स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कपलेट। हमें दो दो स्टेटमेंट्स दी होती हैं, और इन दो स्टेटमेंट्स को हम क्या बोल देते हैं, कपलेट बोल देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें एक कपलेट दिया हुआ है, कपलेट में हमें क्या दिया है, एक हमें लिखा हुआ है द प्लांट हैज पिंक फ्लावर्स। ठीक है, और के साथ हमारे पास लिखा हुआ है देन गो टू टू। ठीक है, दूसरी ए की रजे सेकंड जो स्टेटमेंट है ए कपलेट की, ये फर्स्ट थी, पे क्या लिखा हुआ है कि द प्लांट हैज रेड फ्लावर्स। ठीक है, पे लिखा हुआ है गो टू थ्री। अब जो ये अकेली अकेली स्टेटमेंट्स है ना रजे, इनको हम बोलते हैं लीड। ये हमारी फर्स्ट लीड दी हुई है कपलेट के अंदर, ये हमारी सेकंड लीड। अब सपोज करो ये हमारा प्लांट था हमारे पास, ठीक है, के ऊपर रजे ये फ्लावर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमने ये दोनों लीड पढ़ी कि हमारे फ्लावर्स जो हैं हमें दिख रहे हैं किस कलर के हैं, रेड कलर के हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, देन गो टू ट्री। तो अगली हम जब थर्ड कपलेट देखेंगे सीधी, उसमें भी फिर दो स्टेटमेंट्स दी होंगी। पहली स्टेटमेंट जैसे दी हुई है द लीव्स आर स्मॉल, गो टू 5। फिर है द लीव्स आर बिग, गो टू 6। फिर से दो लीड्स दी हुई हैं। अब हमें पता है हमारे छोटे छोटे लीव्स हैं, इसे पिक करेंगे, ऐसे ही फिफ्थ के ऊपर जाएंगे। तो इसी तरीके से रजे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट लीड के ऊपर जाते जाएंगे, और वो लीड्स हमें हमारे प्लांट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देगी। तो इस चीज को रजे हम क्या बोल देते हैं, की बोल देते हैं। और ये पूरा जो है इसको कपलेट बोलते हैं, और सिंगल सिंगल जो कपलेट के अंदर स्टेटमेंट्स हैं रजे, उनको हम लीड बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट रजे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक चीज रियलाइज कर रही हूँ कि हमारी एक चीज छूट गई है बीच में, विच इज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है रजे,
पहले तो ये किसने दिया था, कार्लस ल्यूइस, लुईस दिया था, ठीक है। इन्होंने रचे, जैसे कि इन्होंने हर एक की जो साइंटिफिक नेमिंग है वो दी थी। जैसे एग्जांपल लेती हूँ, मैग्नीफेरा इंडिका। इन्होंने रचे क्या बताया था कि जो हमारा नॉमेनक्लेचर है ना, उसके लिए कुछ रूल्स सेट किए, ठीक है। पहला रूल तो क्या था कि अगर आप इसको प्रिंट करोगे, इसका प्रिंट आउट अगर आप लोगे, तो इसका प्रिंट आउट रजे हमेशा इटैलिक्स के अंदर होना चाहिए। सेकंड चीज है कि अगर हम इसे राइट कर रहे हैं राइटिंग पर्पसेस के लिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, तो इसको अंडरलाइन करना जरूरी है, ठीक है। और थर्ड चीज की क्या है कि ये वर्ड्स हमेशा लैटिनाइज्ड होते हैं, मतलब हमेशा लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किए जाते हैं, ठीक है। जो ये दो, यहाँ पे इस नेम को दो हिस्सों में डिवाइड किया है रजे, ये इसका जीनस है और ये इसका स्पीसीज एपिथेट है, एपिथेट। जीनस का रजे फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल आएगा और स्पीसीज एपिथेट का हमेशा स्मॉल आएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं हमारे बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो आई होप रजे कि आपको आज का लेक्चर वैल्यूएबल लगा होगा, समझ आया होगा। कल हम लोग इसी चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को अगर इस लेक्चर के अंदर कोई भी डाउट है रजे, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है रजे। ओके रजे, थैंक यू वेरी मच।